मैं एक सवाल दिया था होमवर्क। पहली बात तो ये कि पता लेक्चर भी लिया है कि नहीं लिया। स्प्रिंग 13 क्वेश्चन 2 कहा था, किसने किया है? बस ठीक। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया वो जरा हाथ उठाइएगा। स्प्रिंग 13 क्वेश्चन 2 होमवर्क किसने नहीं किया? और ये सारे वो लोग हैं जो ट्रिप पे गए हुए थे ना। चले कहीं और प्राइवेटली गए हुए थे या घर गए हुए थे। स्प्रिंग 13 क्वेश्चन नंबर 2 किसने नहीं करना? नहीं करना। अच्छा, कितने हैं जिन्होंने अगले सेशन में करना है? तो फिर करना है अभी, कल करूंगा डिस्कस। मैं ये स्प्रिंग 13 क्वेश्चन नंबर 2 कल करूंगा डिस्कस। अभी आप आ जाइए स्प्रिंग 16। अच्छा, अब एग्जाम लेवल के 2 सवाल हो गए, और जिन्होंने चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्प्रिंग 13 किया भी है, काफियों ने चलो किया भी है। बहुत सारे मसले हैं जिन्होंने किया, कोई मसला नहीं। अच्छा, जो मसला नहीं है वो अब नहीं है या सोल्यूशन देखने से पहले ही सही हो गया था? पहले सही हो गया। मिनट्स वाला ना, सही। चले, बाकी भी अगर करना चाहते हैं तो मैं कल कर लूंगा डिस्कस उसको, लेकिन अब सवालों का लेवल थोड़ा सा बढ़ने लगा। स्प्रिंग 16 पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 मैं करता हूं बोर्ड पे। मार्च 2016 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए जी। सीमा एंटरप्राइजेज, मार्च 2016 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे।
जी पढ़ लें तो मैं सॉल्व करूं। पढ़ लिया। रिक्वायरमेंट ए, बजटेड प्रॉफिट भी निकालना है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर और एक्चुअल प्रॉफिट भी निकालना है। अगर रिक्वायरमेंट ए ना होती, सिर्फ रिक्वायरमेंट बी होती, तो बजटेड प्रॉफिट निकालते, एक्चुअल की जरूरत ना होती। क्यों बजटेड क्यों निकालते? क्योंकि रिकन्सिलिएशन शुरू तो करनी है ना, तो एक्चुअल ना निकालते। लेकिन अब उसने पार्ट ए में कहा है कि बजटेड भी कैलकुलेट करना है, एक्चुअल भी कैलकुलेट करना है, तो इसलिए एक्चुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो मैं अभी सिर्फ पार्ट बी को भी अगर फोकस कर लूं तो कैसे पता चल रहा है कि कौन कौन से वेरिएंसेस निकालने हैं? रिकंसाइल करना है तो सारे ही निकालने हैं, तो ऐसे पता चलता है कि कौन कौन से वेरिएंस निकालने हैं। तो हमने सारे वेरिएंस निकालने हैं। सारे वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड कार्ड बना हुआ है कि बनाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड कार्ड बनाना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड कार्ड बनाने के लिए ये भी देखना होता है कि बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है कि एब्जॉर्प्शन। तो उन्होंने बोल्ड करके लिख दिया कि मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो होती है। तो ये शुरू के 2-3 सवाल हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए कि बिजनेस मार्जिनल फॉलो कर रहा है कि स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन फॉलो कर रहा है, वेरिएंस कौन से निकालने हैं, तो ये चीजें शुरू में देखनी। तो सवाल की वर्डिंग, जिनको जो जो मसला है मैं करता हूं, सारे पॉइंट एक एक करके पूरी अंग्रेजी समझाऊंगा। सवाल की रिक्वायरमेंट से ही समझाया अभी कि हमें सारे वेरिएंसेस निकालने पड़ेंगे। बाकी जो पॉइंट 1 2 3 4 5 है इनकी अंग्रेजी में बिल्कुल समझाता हूं, इनकी अंग्रेजियों में होंगे मसले, आपको पढ़ने से नहीं आया होगा समझ, समझाता हूं। बजट कब बनता है? साल के शुरू में। और स्टैंडर्ड कार्ड कब बनाते हैं? साल के शुरू में। तो जो स्टैंडर्ड कार्ड पे लिखी हुई इंफॉर्मेशन है उसी को यूज करके ही बजट बनाया जाता है। पेज 8 इन नोट्स में पेज 8 के एंड पे एग्जाम नोट्स वाला डब्बा, और उस डब्बे में दूसरा बुलेट पॉइंट, पेज 8 पे एंड पे एग्जाम नोट्स वाला डब्बा और उसके अंदर दूसरा बुलेट पॉइंट। हाँ जी क्या? यस सर, पढ़ना था दूसरा पॉइंट, पढ़ लिया। इस दूसरे बुलेट पॉइंट में ये लिखा हुआ है मैंने कि स्टैंडर्ड कार्ड तो हमें सवाल में बनाना है। अच्छा कैसे पता चला स्टैंडर्ड कार्ड बनाना है? वेरिएंस के सवाल में बनाना होता है। स्टैंडर्ड कार्ड में क्वांटिटी, रेट और वो टोटल वाला कॉलम, ये मैंने पिछले सवाल में भी कहा था, अभी दोबारा बता दूंगा इस सवाल में करते हुए कि जो हमने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के वेरिएंसेस निकालने होते हैं उनके लिए रेट वाला कॉलम चाहिए। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ा या इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ी तो टोटल वाला कॉलम चाहिए। तो हमें स्टैंडर्ड कार्ड बनाना पड़ता है सवाल में। ये नोट में मैंने ये बात समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कार्ड बनाने का डाटा नहीं दिया हुआ, जैसे इससे पहले 2 सवाल किए थे उनमें डाटा मौजूद था लेकिन बजटेड इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल है, तो अगर हम उसी की पर यूनिट चीजें निचोड़ के निकालने की कोशिश कर लें तो वो स्टैंडर्ड कार्ड ही होगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड कार्ड की इंफॉर्मेशन से ही बजट बनाया हुआ है। तो अगर बजटेड P&L अवेलेबल है और उससे हम पर यूनिट चीजें निकालने की कोशिश करें तो वो स्टैंडर्ड कार्ड ही बना रहे होंगे हम। ये बात मैंने अंग्रेजी में लिखने की कोशिश की है, टूटी फूटी अंग्रेजी में। नोट्स में पॉइंट 2 ओके। चले सवाल पे वापस। ये बात मैंने पहले भी कई बार की है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में ना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि वर्किंग पहले करें या रिक्वायरमेंट पहले करें। सवाल को फ्लो में चलाते जाएं और जो चीज सवाल की रिक्वायरमेंट में मांगी है वो आगे चल के बड़ी हेडिंग देके सॉल्व कर दें, या ये भी कर दें कि जैसे रिकंसिलिएशन मांगी है तो आपके सॉल्यूशन स्टार्ट रिकंसिलिएशन से हो और बाकी सारे वेरिएंसेस वर्किंग में निकालें, ये भी ठीक है। या बस फ्लो में सवाल करना शुरू कर दें, जब सारे वेरिएंसेस निकाल लें तो फिर हेडिंग दे रिकंसिलिएशन और रिकंसिलिएशन बना दें। तो इसलिए प्रेजेंटेशन का कोई मसला नहीं है, चाहे मेन रिक्वायरमेंट पहले सॉल्व करें बाकी वर्किंग्स करें, या चाहे तो कैलकुलेशंस के फ्लो में चलते जाएं और सारी कैलकुलेशंस करने के बाद एंड पे रिक्वायरमेंट वाली चीज लिख दें। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो हम स्टैंडर्ड कार्ड बना लेते हैं, उसी से पार्ट ए और पार्ट बी में हेल्प मिलनी है। तो मैं सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड कार्ड बना रहा हूं, और स्टैंडर्ड कार्ड एक बार ध्यान से बना लेना तो आगे मुश्किलें आसान हो जाती हैं।
नहीं, आगे मुश्किलें कम हो जाती हैं। स्टैंडर्ड कार्ड बना रहा हूं मैं। डायरेक्ट मटेरियल, ये मैं क्वेश्चन 3 स्प्रिंग 2016 कर रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल, यहां क्या लिखना होता है कि प्रोडक्ट का 1 यूनिट बनाने के लिए कितने किलो लगेंगे। तो इस सवाल में आपको स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन तो नहीं दी है, लेकिन दिसंबर की बजटेड इनकम स्टेटमेंट जरूर नजर आ रही है। पहले पैराग्राफ में बताया हुआ है कि वेरियस लेदर गुड्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो होता है, एक प्रोडक्ट है बेला जिसकी ये सारी कैलकुलेशन की डिटेल आपको दी हुई है, और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बजट से एक्सट्रैक्ट की है, यानी ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको बजट से रिलेटेड निकाल के दी है। ये किलो में इसमें कैसे ढूंढूं? हाँ जी, अगर 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए 5,000 किलो चाहिए होगा तो 1 यूनिट के लिए 0.5 kg चाहिए होगा। 2 kg नहीं, 0.5 kg। ये बात दोबारा सुने, यहां पर क्या फिगर लिखनी है हमने? केजी पर यूनिट के यूनिट पर केजी? केजी पर यूनिट, यानी केजीज को यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर निकलेगा। तो 5,000 केजी हैं 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए, तो क्या करूं, किसको किससे डिवाइड? 5,000 को 10,000 से डिवाइड, तो ये केजी पर यूनिट आ जाएगा। अब तो मुद्दतें हो गई यार ऐसी कन्वर्जन करते करते। हमने यहां केजी पर यूनिट लिखना है, तो बजट में नजर आ रहा है कि 10,000 यूनिट्स बनाते तो 5,000 किलो मटेरियल इस्तेमाल होता। अब अगर उस किलो को पर यूनिट करके देखना है तो 5,000 किलो डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स, तो 0.5 kg पर यूनिट। ये फिगर कैसे निकालूं? अगर 5,000 किलो 9 मिलियन रुपए के हैं तो 1 किलो कितने का है? 9 मिलियन डिवाइडेड बाय 5,000 कितना? 1800। और इधर से इधर आ जाए, ये डायरेक्ट मटेरियल की लाइन हो गई। बिल्कुल ऐसे ही बाकी भी निकालूंगा। ये 3 फिगर्स आपके सामने बनाई हैं, इनमें से किसी फिगर पे भी कोई एतराज परेशानी है तो बताइए, रिपीट कर दूंगा। 0.5 kg, 1800, 900, डन। डायरेक्ट लेबर, खामोशी से तीनों फिगर्स निकालें डायरेक्ट लेबर की। सब लोग ट्राई करिए, अगर आपको ये लगता है कि आपका सोल्यूशन गंदा हो जाएगा तो ज़बानी कर दें, ना लिखें, लेकिन ये तीनों फिगर्स लेबर के सामने करिए कैलकुलेट। है जी, INS वो क्या है? किधर INS है? HRS आर्स है इसमें, किधर? अच्छा, वो ये वो जो कॉपियर के पास पड़ा हुआ, कॉपियर के पास वैसे किसी के कंपाइल में, वो उसने किया ये होगा जिन्होंने भी कंपाइल किया है कि इनको वर्ड में कन्वर्ट किया होगा कोई सॉफ्टवेयर लगा के, तो जब PDF से वर्ड हुआ होगा तो उसने उसको INS समझा होगा। वो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो, तो ये HRS आर्स है। कोशिश सारे लोग किया करें यार, जब काम कहता हूं ना सब लोग ट्राई किया करें। चलें, कोशिश डन। 10,000 यूनिट्स के लिए अगर 24,000 आवर्स लगते हैं तो 1 यूनिट के लिए 2.4 आवर्स। अगर 24,000 आवर्स की हमें लेबर 3.6 मिलियन कॉस्ट पड़ेगी तो पर आवर कितनी? 3.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 24,000 और दिस चलें, इसी तरह से वेरिएबल ओवरहेड वाली बात भी करिए इंटरप्रेट।
जी अगर 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए, अच्छा किसी को 10,000 ही नजर नहीं आ रहे अब तक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स लिखा हुआ है, उसके नीचे ये 3 लाइनें हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड में लिखा है कि अगर 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए 2,000 मशीन आवर्स चाहिए तो 1 यूनिट के लिए 0.2 मशीन आवर्स, और अगर 2,000 मशीन आवर्स का टोटल खर्चा 4.4 मिलियन होगा तो पर आवर और फिक्स्ड अप्रोच की लाइन भी लिखूं? नहीं, क्योंकि बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है। $1,700। सेल प्राइस स्टैंडर्ड कितनी? अच्छा ये जो यहां फिगर लिखी है ना, क्योंकि गिवन डाटा में से 2 फिगर्स को बस मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है, तो इसलिए कोई मसला नहीं है कि आप ये 2.4 कैसे कैलकुलेट किया दिखाएं, बस सही किया होगा तो यहां सीधा सीधा आंसर लिख दें। सेल प्राइस स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि सेल वेरिएंसेस भी तो चाहिए। 2551, इसको 10,000 से डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि सेल तो यूनिट सोल्ड के लिए होगी, तो 9800 यूनिट्स बेचना हमने बजट सोचा था 25 मिलियन रुपए के, तो एक कितने का? 25 मिलियन डिवाइडेड बाय 9800। तो इसलिए हमारा स्टैंडर्ड कार्ड कह रहा है कि पर यूनिट हमें कंट्रीब्यूशन कमानी चाहिए 851। चूंकि सेल वेरिएंसेस भी निकालने हैं तो इनकी जरूरत होती है। सेल वॉल्यूम वेरिएंस में ये चाहिए, सेल वॉल्यूम वेरिएंस में ये फिगर चाहिए, सेल प्राइस वेरिएंस में ये फिगर चाहिए, तो ये वेरिएंसेस के लिए स्टैंडर्ड कार्ड बना लिया। अच्छा मैं ना इसमें पहले पार्ट बी की मेहनत करूंगा, उससे पार्ट ए सॉल्व हो जाएगा। क्या जी? क्या नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं ना, एक्चुअल प्रॉफिट में थोड़ी मेहनत चाहिए, तो मैं जब पार्ट बी कर रहा हूँ उसकी वर्किंग्स में तो पार्ट ए की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा सवाल में आप इस बात का फैसला कैसे करें कि सवाल में पार्ट ए पहले करना है पार्ट बी पहले करना है? पार्ट ए कर लेंगे पहले, कोई मसला नहीं, सवाल में पार्ट ए सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मुझे भी आपको समझाने में पार्ट बी में आसानी है, इसलिए मैं समझाते हुए पार्ट बी पहले सॉल्व कर रहा हूं। एक बार सॉल्व कर दूं फिर बताऊंगा कि अगर कोई स्टूडेंट इसको पार्ट ए पहले सॉल्व करता तो वो क्या क्या करता, तो फिर एक बार मैं सॉल्व कर लूं फिर बताता हूं कि पार्ट ए भी सॉल्व हो सकता था। मैं मेनली इस वक्त पार्ट बी के लिए डिस्कशन कर रहा हूं, सारी मेहनत यहां करके फिर हम लोग पार्ट ए को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप पेपर में क्या करते, आप पार्ट ए ही करते पहले। स्टैंडर्ड कार्ड डन, वेरिएंसेस निकालते हैं हम। सारे वेरिएंसेस निकालने हैं, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि रिकंसिलिएशन बनानी है तो सारे वेरिएंसेस निकालने हैं। सेल प्राइस वेरिएंस, सेल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सेल माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सेल। ये क्या चीज होती है? एक्चुअल टोटल सेल्स। तो ये आपको सवाल में दी हुई हैं पॉइंट नंबर 1 से ऊपर, यानी इस बजट वाले टेबल से नीचे दिया हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अच्छा ये पता नहीं हुई तो मुझे नहीं है कि मसला होगा, लेकिन अगर किसी को ये मसला आ रहा है अभी यहाँ बैठे हुए में से कि कैसे पता है एक्चुअल डाटा कौन सा है और बजट वाला डाटा कौन सा है, तो ये आइडिया हो जाता है। जैसे इस टेबल के अंदर जितना डाटा ये बजट वाला है, कैसे पता? ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद टेबल के नीचे एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ इतनी है, वेयर एज SE अर्न्ड रेवेन्यू ये भी एक्चुअल है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू एक्चुअल कॉस्ट, तो ये सारा एक्चुअल डाटा है। तो ये आपको अंग्रेजी से आइडिया हो जाएगा अगर ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सा एक्चुअल डाटा है कौन सा बजट का डाटा है। तो ये जो ऊपर वाला टेबल था ये सब बजट था। अब इस टेबल के नीचे जो भी आगे चलने लगा है वो सारा एक्चुअल डाटा लिखा हुआ है। तो इस टेबल के नीचे वाले पैराग्राफ से पता चल रहा है कि एक्चुअली 12,000 यूनिट्स बने, लेकिन बिके कितने? 11,000, और कितने के? तो ये फिगर ये 30 मिलियन है। अच्छा पहले एक सवाल सॉल्व करते हुए आपको बात बता चुका कि आप कैलकुलेटर के ऊपर पूरी फिगर लिखें, तो अगर आप यहां लिखते हुए 30 मिलियन लिख के कैलकुलेटर पे करते हुए ठीक कर लेंगे तो 30 मिलियन लिख दें, लेकिन कैलकुलेटर पे क्या लिखना?
पूरी फिगर लिखना है, क्योंकि जब यहां मल्टीप्लाई होता है ना तो फिर वो कैलकुलेटर के अंदर आप लोगों से गलती हो जानी है, इसलिए कैलकुलेटर के ऊपर आपने 30 मिलियन नहीं 30 के साथ पूरे 7 जीरो लिखने, माइनस स्टैंडर्ड सेल प्राइस 2551, यूनिट्स कितने बेचे 11,000, मिलियन में बता दें, सब फिगर बहुत बड़ी बड़ी है इसलिए मिलियन में बता दें, 1.994, चलो एडवर्स फेवरेबल फेवरेबल, सेल प्राइस वेरिएंस कोई एतराज, सेल वॉल्यूम वेरिएंस, सेल वॉल्यूम वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में ये देखना होता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है या मार्जिनल कॉस्टिंग है, तो मार्जिनल है, इसलिए सेल वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी सेल माइनस बजट क्वांटिटी सेल, और इसको स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो असल में बेचे 11,000 यूनिट्स, बजट सोचे थे 9800 यूनिट्स, और इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन 1.02 पॉजिटिव। यहां तक इस सवाल में अभी तक कोई मुश्किलें नहीं है, अब ऑनवर्ड शुरू होने लगी है, इसलिए जहां तक अभी कोई रुका हुआ है तो पूछ ले। जी चलें आगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए देखना पड़ता है कि केस 1 है कि केस 2 है, तो फिर हाँ जी केस 2 है, कैसे पता केस 2 है? पॉइंट नंबर 1, 5700 kg मटेरियल वाज इशूड टू प्रोडक्शन, ये हो गया यूज्ड, और टेबल में लिखी हुई है परचेजेस 15,000, तो 15,000 किलो परचेजेस हैं और 5700 किलो यूज्ड हैं, तो ये केस 2 हो गया। अब आगे क्या देखना होता है कि ए है कि बी है, तो बी है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स आर वैल्यूड यूजिंग FIFO मेथड, तो ये हो गया इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। अब ये सिनेरियो बी है, और केस 2 सिनेरियो बी के अंदर मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला था स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। जी ये बात दोबारा सुने, केस 2 ऐसे है कि यूज्ड 5700 है और परचेज्ड 15,000 है, तो दोनों बराबर नहीं है। और फिर अगली बात ये देखनी होती है कि सिनेरियो ए है या बी है, यानी इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट है या इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है। तो कहा हुआ है FIFO है तो एक्चुअल है, तो केस 2 का सिनेरियो बी जिसमें ये होता है फार्मूला। अब इसमें से देखते हैं क्या क्या हमें पता है। अगर एफ को कहा होता तो भी एक्चुअली है, क्योंकि किसका एवरेज करते होते, कंपनी की अगर पॉलिसी वेटेड एवरेज मेथड होती तो वो किसकी वेटेड एवरेज निकाला करते, जो ओपनिंग था, जो परचेजेज हुई, उन्हीं का एवरेज निकालते हैं ना। तो चाहे FIFO कहा है चाहे वेटेड एवरेज कहा है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट पे। स्टैंडर्ड कॉस्ट
1800 के 900, 1800 मटेरियल लेबर ओवरहेड के वेरिएंसेस में हमने ये कॉलम यूज करना है क्योंकि बात मटेरियल के किलो की हो रही है, वो 1800 रुपए है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई 1800 इंटू 5700 माइनस जी 1000, ये क्या किया 1750 इंटू 54 है। तो अलग अलग रेट्स लगा करते हैं। यहां इधर माइनस के आगे मुश्किल हो जाएगी बात, तो मैं इसको कह देता हूं नीचे इसके वर्किंग वन, इसी के नीचे दिखा देता हूं या मकड़ी बना देते हैं। तो वर्किंग वन जितने किलो यूज हुए इनटू एक्चुअल कॉस्ट, यानी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट निकाल। 5700 अगर यूज हुए हैं, FIFO है, तो पहले कौन से हुए होंगे, पहले ओपनिंग हुए होंगे, कितने थे वो 3000, और उनके लिए रेट निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली उनकी अमाउंट लिख दें सामने 5.7 जी। इसकी जरूरत ही नहीं निकालने की, किलो और अमाउंट दी हुई है। बाकी 2700 किलो ये परचेजेस वाले में से यूज किए होंगे। FIFO में ये होता है ना, पहले ओपनिंग इस्तेमाल हुआ फिर नए वाले में से। तो ये जो 2700 किलो हैं ये परचेजेस वाले में से इस्तेमाल हुए होंगे। तो ये जो परचेजेस वाले थे ये कितने रुपए किलो थे, 2625 मिलियन में खरीदे थे 15,000 किलो, तो एक 1750 रुपए का था। तो ये 2700 इस 1750 वाले हुए होंगे। ये 10.43 आ गया। ये जो AC इंटू AQ यूज है ना, ये तो बस एक सिंबॉलिक चीज लिखी हुई है। असल में ये क्या चीज है, जितने किलो मटेरियल के यूज हुए उनकी एक्चुअल कॉस्ट। FIFO है तो एक्चुअल कॉस्ट ऐसे ही निकलेगी कि पहले ओपनिंग वाले यूज हुए जो इतने रुपए के थे, फिर बाकी 2700 कैसे निकला, 5700 में से 3 ये हैं तो बाकी 2700 होंगे, वो परचेजेस वाले में से थे। परचेजेस का रेट पता नहीं, ये रेट निकाल लिया, ये एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट आ गई। ठीक है। अच्छा, इसमें ना ये चीज अपने जहन में क्लियर रखिएगा वरना टॉपिक का प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। ये वेरिएंस चैप्टर की मुश्किल नहीं है, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन आ गई है यहां पर। एक्चुअली जो मटेरियल किलो इस्तेमाल हुए FIFO पे उनकी वैल्यू निकालनी है, तो ये वेरिएंस का मसला नहीं है। अब इस सवाल में अगर आपको ये चीज मुश्किल लगी तो आप एक जहन पे प्रेशर बना लेंगे, वेरिएंस मुश्किल है। वेरिएंस तो फार्मूलों में वैल्यूज पुट करना है और फार्मूले याद कर लें और पता हो कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये वेरिएंस है। लेकिन अब उसमें वो मुख्तलिफ कैलकुलेशन मिक्स कर रहा है। जैसे ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सीखा हुआ काम है, ये मैंने कोई नया काम तो नहीं किया अंदर, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन लगाई है यहां पर। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.17 एडवर्स। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट 1800 रुपए, SQ 1 यूनिट के लिए आधा किलो इनटू SQ कैसे निकालते हैं, SQ क्या होता है, SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है। कमाल है, कैसे याद हुआ आपको, कमाल हो गया यार। स्टैंडर्ड क्वांटिटी SQ, जबरदस्त, मुझे मिली थी। SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई इनटू ये। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई, 12,000 यूनिट्स। ऊपर वाले टेबल के नीचे पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि 12,000 यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस हुए। तो 12,000 एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड में लिखे हुए किलो, ये SQ निकालने का तरीका बताया। 12,000 यूनिट्स इनटू ये 6,000 किलो।
ये SQ की कैलकुलेशन इतनी दफ़ा कर ली है। SQ होता है जितनी एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोडक्शन हुई उसके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने टोटल किलो लगने चाहिए थे। उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला भी बता दिया था आपको कि जो एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोडक्शन है यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड में लिखे हुए किलो। तो 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स ना मिल रहे हो किसी को, टेबल के नीचे पहली लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। 12,000 इंटू 0.5 6,000 माइनस 1800 इंटू एक्चुअली कितने किलो यूज हुए 5700 0.5 4 नेगेटिव। चलिए यहां तक पहुंचे, फिर लेबर पे आता हूं। ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है वेरिएंस की प्रैक्टिस के लिए। आप जब कल को तैयारी कर रहे हो तो ये ज़रूर करना है। वैसे तो सारों की कोशिश करें, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है और आपका आज का होमवर्क भी यही है, यही सवाल आपने दोबारा करना है। क्योंकि कल मैंने वेरिएंस से प्रोसेस मिक्स नहीं, बल्कि प्रोसेस अभी नहीं करता, शायद कल कर पाऊँ प्रोसेस मिक्स। कल मैं और प्रैक्टिस ही कराऊंगा क्योंकि वेरिएंस के फार्मूले हो गए पूरे, दो रहते हैं, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस, फार्मूले दो रहते हैं, बाकी ये हो गया। अब मैंने प्रैक्टिस करनी है तो कल एक या दो सवाल और करा के, एक ही कराऊंगा, दूसरा होमवर्क दे दूंगा, फिर मैं प्रोसेस शायद कल ही मिक्स कर पाऊं। अब हमने पास पेपर की प्रैक्टिस ही मेनली करनी है इस पे। जल्दी जल्दी नोट करें भाई। मटेरियल वेरिएंस तक बताइए, कुछ पूछना है तो। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। अच्छा, लेबर का कौन सा केस, केस 1 या केस 2? कैसे पता? क्योंकि कहीं आइडल टाइम का कोई जिक्र ही नहीं है, तो बस केस 1 है, इसलिए एक्चुअल आवर्स, बस एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 150 इनटू लेबर ने एक्चुअली कितने आवर्स काम किया। आप लोग करिए ट्राई, एक्चुअल आवर्स निकालें। पॉइंट नंबर 2, टू 7, ठीक है, शाबाश। एक्चुअल आवर्स देखें जी, एक्चुअल आवर्स के बारे में कहा हुआ है कि हमने वर्कर्स का रेट बढ़ा दिया और उससे हुआ ये कि इससे लेबर की एफिशिएंसी बेहतर हो गई। एफिशिएंसी बेहतर होने का मतलब है कि इन्होंने आवर्स कम लगाए। अच्छा, किससे कम लगाए? जितने लगाने चाहिए थे उससे कम लगाए। लगाने चाहिए कितने थे? 12,000 यूनिट्स के लिए 2.4 लगने चाहिए थे इन 2.95 27
अच्छा, इस पे जो शक्लों पे सवालिया निशान नजर आ रहे हैं, या तो वैसी सवालिया निशान है या शायद इस वर्ड से कंफ्यूज हैं। यहां लिखा हुआ है दिस इंप्रूव्ड लेबर एफिशिएंसी बाय 5% एज कंपेयर टू बजट। इस जुमले से अगर जो लोग गौर कर रहे हैं, एक सवाल यह हो सकता था कि बजट में तो 24,000 आवर्स थे, तो इनसे इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, तो ऐसे क्यों नहीं किया? 98 नहीं, हाँ जी, जो 24,000 हैं वो 10,000 यूनिट्स के लिए हैं। जब बात हो रही है ना कि एज कंपेयर टू बजट, तो इसका मतलब है जो हमने बजट बनाते हुए सोचा था, जो वेरिएबल चीजें हैं उनकी ओरिजिनल हालत पर यूनिट होती है और जो फिक्स खर्चा है उसकी ओरिजिनल हालत टोटल होती है। तो ये जो लेबर के बारे में कहा जा रहा है कि बजट बनाते हुए जो सोचा था, तो बजट बनाते हुए 2.4 सोचा था। देखें, ये तो लॉजिकल कंपैरिजन ही नहीं होगा ना कि जो 24,000 घंटे लगाने थे वो तो 10,000 यूनिट्स के लिए लगाने थे। अब अगर सिर्फ इस साल 1,000 यूनिट्स बनाए होते, बजट कितने का था? बजट 10,000 यूनिट्स का था। अब अगर इस साल इस महीने सिर्फ 1,000 यूनिट्स बनाए होते और ये कहा होता कि जी बजट से बेहतर हो गए, तो मतलब 24,000 घंटों को बेहतर कर लेते। जुबानी हो गई बात। हमने 10,000 यूनिट्स का बजट बनाया था तो 24,000 आवर्स लगने थे। मैंने कहा कि अगर एक्चुअली सिर्फ 1,000 यूनिट्स बनाए होते और कहा होता कि जो सोचा था उससे बेहतर हो गया काम, 5% बेहतर हो गया, तुम 24,000 घंटों का 0.95 लेके कहते कि बेहतर हो गया काम। भाई वो 10,000 घंटों का काम था, 10,000 यूनिट का काम था, 1,000 यूनिट का काम है। तो इसलिए जब ये कहा जा रहा है ना कि लेबर, इवन के अगर मटेरियल के बारे में कहा जा रहा होता कि जो बजट किया था उससे बेहतर हो गया, तो हमने 5,000 किलो की बात नहीं करनी, हम आधे किलो की बात कर रहे हैं। अगर ये कहा होता कि जो मटेरियल बजट किया था उससे बेहतर लगा, तो 5,000 किलो से कहेंगे कितना बेहतर लगा? नहीं, ये आधा किलो। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये वेरिएबल चीजें, इनकी ओरिजिनल हालत पर यूनिट होती है। जब हम कह रहे हैं कि लेबर जो सोचा था, तो मतलब 2.4 आवर्स जो सोचा था, तो इसलिए 2.4 आवर्स की बात हो रही है कि 2.4 आवर्स की बजाय असल में इतने लगे, लेकिन हम निकाल रहे हैं एक्चुअल आवर्स, तो लगे तो इनके लिए ना, तो मल्टीप्लाई 12,000 से करना है। 27,360 और माइनस एक्चुअल रेट तो नहीं बताया, 10% बढ़ गया। किसको 10%? तो 150 रुपए सोचा था, 165 हो गया, ये 165। .41 नेगेटिव, ये लेबर रेट वेरिएंस। ये फिगर इधर उधर मिक्स ना हो जाए। स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 150, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालें? एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड में लिखे हुए आवर्स, 12,000 यूनिट्स इंटू 2.4 जी, 28800 माइनस स्टैंडर्ड रेट 150 इंटू एक्चुअल आवर्स, ये 27,360 0.22 पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए यहां तक पहुंचे, मैं वेरिएबल पे वेट कर रहा हूं।
क्या इसको मिलियन में करें क्या बनेगा? वेरिएंस से टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो क्यों निकाले हैं? किस लिए? आप कह रहे हैं कि रिकंसिलिएशन में हम मटेरियल लेबर सबके दो वेरिएंस निकालने की बजाय एक एक वेरिएंस निकाल लें। रिकंसिलिएशन बनानी है तो बजटेड प्रॉफिट से शुरू, मटेरियल के प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, सेल प्राइस वेरिएंस, सेल वॉल्यूम वेरिएंस, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, आइडल टाइम, तो उन सबको अलग अलग निकालने की बजाय मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ही निकालने, लेबर कॉस्ट वेरिएंस ही निकालने। तो फिर ऐसा करते हैं कि बजटेड प्रॉफिट लिखें, एक्चुअल प्रॉफिट लिखें, उनका डिफरेंस लें और कहें ऑल वेरिएंसेस। तो वेरिएंस एनालिसिस में तो डिटेल में ही जाना है ना, तो इसलिए हमने प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस ही निकालना है। लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड खर्चा वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। अगर वेरिएबल ओवरहेड्स को लेबर से लिंक किया होता तो आसानी हो जाती, हम आवर्स निकाल चुके होते, लेकिन ये नहीं, लेबर से लिंक नहीं है, मशीन आवर्स से है। स्टैंडर्ड रेट, वेरिएबल ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड रेट 22। इन तीनों के वेरिएंसेस के लिए ये रेट यूज करने हैं, वो तो प्रोडक्ट की पर यूनिट चीज बन गई, तो 2200, तो स्टैंडर्ड रेट 2200 इनटू एक्चुअल आवर्स, ये यूज कर लो। नहीं, ये लेबर के हैं, जबकि ओवरहेड्स को उसने लिंक किया है मशीन आवर्स से। पॉइंट नंबर 3, 2100 मशीन आवर्स वर वर्कड, ये है एक्चुअल आवर्स। कैसे बताइए एक्चुअल है? वर वर्कड, तो ये एक्चुअल है, तो एक्चुअल मशीन आवर्स हो गए 2100 माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट निकाल लेते हैं। अच्छा, ये क्या चीज होती है? ये एक्चुअल टोटल वेरिएबल ओवरहेड, ये नहीं दिए हुए, एक्चुअल टोटल वेरिएबल ओवरहेड नहीं दिए हुए, ये एक्चुअल आवर्स हो गए, ये निकालना है। पॉइंट नंबर 3, डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स आर एज अंडर। डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट, ये तो बात कर रहे हैं फिक्स्ड की। ऑल अदर वेरिएबल आ गए इसमें, वर 4% इन एक्सेस ऑफ द बजट। दोबारा सुने, इन तीनों की मैंने अभी बात लेबर में समझाई थी, दोबारा बताता हूं। ये तीनों चीजें वेरिएबल चीजें हैं ना, तो जब ये कहा जा रहा है ना कि इनमें जो सोचा था उससे इतना डिफरेंट है, तो वो इस चीज की बात हो रही है, वो इस चीज की बात हो रही है। जैसे अगर कहा होता कि लेबर जो बजट किया था उससे 10% महंगी हुई, जो बजट किया था उससे 10% महंगी हो गई लेबर। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है एसई इंक्रीज प्रोडक्शन वेजेस बाय 10%। पॉइंट 3 पढ़ रहा हूं, पॉइंट टू अब दी, अगर ये लिखा होता कि एसई इंक्रीज प्रोडक्शन वेजेस बाय 10% अबव द बजटेड, किधर है यार? डायरेक्ट लेबर के बारे में अगर पॉइंट 2 में यह कहा होता कि जो बजट किया था लेबर उससे 10% महंगी हो गई, तो इसका मतलब यह होता कि बजट वाला टेबल देखें, मेरे मुंह की तरफ नहीं, बजट की तरफ देखें, बजट वाले टेबल में जो 3.6 मिलियन लिखा हुआ है, इसकी बात हो रही होती कि 3.6 मिलियन बजट सोचा था उससे महंगा हो गया। इन तीनों के बारे में जब कहा जा रहा है कि जो सोचा था वो हो गया, उससे इतना महंगा सस्ता हो गया, तो ये चूंकि वेरिएबल चीजें हैं तो इसकी बात हो रही, क्योंकि इनकी ओरिजिनल हालत एक पर यूनिट चीज होती है। तो अगर कहा जाता है कि इनमें इतनी चेंज है एज कंपेयर टू बजट, तो उससे मुराद बजट की टोटल 3.6 मिलियन की बात नहीं हो रही है, इनके रेट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 में
ऑल अदर के अंदर वेरिएबल भी आ गए कि नहीं? पॉइंट नंबर 3 दोबारा अंग्रेजी, 2100 मशीन आवर्स वर्क वर्ड फुल स्टॉप, डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएबल ओवरहेड्स दोनों की बात हो रही है। आर एज अंडर डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये तो फिक्स चीजें होती हैं। ऑल अदर ओवरहेड्स, तो इस ऑल अदर में वेरिएबल ओवरहेड्स की बात आ गई। क्या 4% इन एक्सेस ऑफ द बजट, कि जो सोचा था उससे 4% ज्यादा, ये किसकी बात हो रही है? इस 2200 रुपए की बात हो रही है या 4.4 मिलियन रुपीस की बात हो रही है? इस 2200 की बात हो रही है। तो 2200 जो सोचा था उससे 1.04 हो गया, 22 जी 0.1। अच्छा यार, एक से ज्यादा लोग कैलकुलेट किया करें, कैलकुलेशन में हो जाती है गलती, फिर वो ना ऑनलाइन वालों को मुश्किल होती है कि आंसर कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, तो एक से ज्यादा लोग कैलकुलेट किया करें, ठीक है? अच्छा, मैंने अभी कहा डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कह के छोड़ दी। डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड होती है। अगर किसी सवाल में कहा है कि ये पर आवर बेसिस पे है, यूनिट बेसिस पे, फिर वेरिएबल होती है, वरना डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट एक फिक्स्ड कॉस्ट है। फिर ये बात इस तरह ना की होती, अगर ये वेरिएबल होती ना, फिर ये इस तरह से ना कहा होता, फिर कुछ और गाइडेंस होती, फिर इसमें कुछ और अंग्रेजी लिखी होती। वही बता रहा हूं ना, फिर डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ और गाइडेंस नहीं होती। किसको? वो भी फिक्स में बताता हूं, आगे बताता हूं ना, अभी फिक्स में आता हूं, इसी का जवाब देता हूं अभी। वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 2200 रुपए, स्टैंडर्ड आवर्स 12,000 यूनिट्स बनाए इनटू स्टैंडर्ड में लिखे हुए आर 0.2, स्टैंडर्ड आवर्स 12,000 एक्चुअल यूनिट्स बनाए इनटू ये कितने? 2400 माइनस 2200 इंटू एक्चुअली कितने आवर्स लगे दिए हुए हैं? 2100 दिए हुए हैं, 0.6 आगे भी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 12,000 यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड में जो 0.2 लिखा हुआ। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग है तो फिक्स का वेरिएंस क्यों निकाल रहा हूं मैं? स्पेंडिंग वाला होगा, वॉल्यूम वाला नहीं होगा। बजटेड माइनस एक्चुअल, ना यार, ऐसी बातें ना करो। मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो होती हो तो फिक्स्ड ओवरहेड होते ही नहीं होते हैं यार, उनको स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं बनाया होता, उनका कोई पर यूनिट नहीं निकाला होता, उनका कोई अप्लाइड नहीं होता। फिक्स्ड ओवरहेड तो होते हैं बिजनेस में। नहीं, वेरिएंसेस में उसका वेरिएंस आएगा ना, स्पेंडिंग वेरिएंस तो होता है, वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होता मार्जिनल में, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? अप्लाइड, तो उसमें तो होता ही नहीं अप्लाइड, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होता, स्पेंडिंग तो होता है। हाँ जी, बजटेड। अच्छा, अब हम टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स की ही बात कर रहे हैं, तो बजटेड कितने थे? ऊपर बजट वाले टेबल में दिया हुआ है 3.8 मिलियन माइनस चलें ये एक्चुअल दिखाता हूं। पॉइंट 3 में लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन तो उतनी ही हुई जितनी सोची थी, 1.6, रेंट भी उतना ही हुआ जो सोचा था, 1.2,
जबकि बाकी भी होंगे, यकीनन बाकी भी होंगे। वो जो बाकी थे वो 4% महंगे हो गए। कितने से कितने बाकी? इसमें से देखें, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स का हमने बजट ये किया हुआ था। ये मैं वहां कर रहा हूं तो ब्रैकेट में, लेकिन मैं समझा इधर देता हूं। इधर समझा, इधर आ। 3.6 मिलियन टोटल फिक्स्ड ओवरहेड बजट किए थे। 3.8। रेंट कितना था? डेप्रिसिएशन, अदर, यानी इनमें इनके अलावा 1। तो जो फिक्स्ड ओवरहेड सोचे थे, इनमें से ये उतना ही रहा जो सोचा था, ये उतना ही रहा जो सोचा था, और जो बाकी हैं वो 4% महंगे हो गए। यानी ये कितने हो गए? 1.04। तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकालें? दिस प्लस 1.04। ये है इस पॉइंट नंबर 3 के अंग्रेजी का मतलब। पॉइंट नंबर 3। तो अदर हो गए 3.8 में से 1.6 निकाल लिया, 1.2 निकाल दिया, बाकी को 1.04 कर दिया। ये वाला सवाल सबसे ज्यादा मुश्किल है कि इससे आगे और भी मुश्किल आती है। 3 इस चैप्टर में या वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में? इस चैप्टर में ये मुश्किल सवालों में से एक है। ये आपके लेवल पे आता है बस। 0.0। ये हो गए सारे वेरिएंसेस। पार्ट ए में एक्चुअल और बजटेड प्रॉफिट निकाल दूं, फिर आपने ये सवाल घर में दोबारा करना और फिर रिकन्स्ट्रक्शन भी पूरी बनानी है। चीजें तो निकाल दी सारी मैंने, बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट देख ले, फिर ये सवाल आपका होमवर्क है। ये दोनों मिटा दूं। सवाल की रिक्वायरमेंट ए क्या है? रिक्वायरमेंट ए बजटेड प्रॉफिट तो एक लाइन में निकाल लेते हैं। ये कल पिछली क्लास में जो सवाल किया था, ये तो एक लाइन में निकाल लेते हैं। क्या करूं जी? 9800 बेचने का सोचा था, इंटू 851, ये क्या चीज बन जाएगी? बजट में 9800 यूनिट सोचे थे ना, तो उनको बेचते तो इतना क्या कमाते? कंट्रीब्यूशन। लेकिन प्रॉफिट निकालना है, बजटेड प्रॉफिट निकाला मैंने, एक यूनिट पे इतना कंट्रीब्यूशन कमाना है, तो बजट में कितने यूनिट्स बेचने सोचे थे? अब तो पूरा सवाल कर दिया यार। 9800 ये निकल आई बजटेड कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो एक माइनस कर दें, तो बजटेड प्रॉफिट आ गया 4.54। ये बजटेड प्रॉफिट आ गया। मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। क्या करूं? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अगर किसी को यह लग रहा है कि एक्चुअल यूनिट्स रख लें, इनटू 851 कर दें, नहीं 851 तो स्टैंडर्ड चीज है ना।
तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालें? इनकम स्टेटमेंट बना दें, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स 30, इसमें से माइनस कर लेते हैं वेरिएबल, मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो होती है। ओपनिंग स्टॉक तो कोई नहीं है, ओपनिंग फिनिश गुड्स तो कोई नहीं है। कहाँ लिखा है कोई नहीं है? पॉइंट नंबर 5। अच्छा, ये जो पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ ना, इसका आपका काम कोई इसलिए नहीं है क्योंकि आपसे इनकी एंट्री थोड़ी पूछी है। पॉइंट नंबर 4, वेरिएंसेस को कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज करना है, हम कौन सी एंट्री कर रहे हैं? अच्छा, फिर भी ना मैंने एहतियातन एक पेज बनाया हुआ है एंट्रीज का, वो मैं आपको कॉपी दे देता हूं कल, तो वो आप जब ये सारे वेरिएंसेस हमने कर लिए हों, वो कर ही लिए इनफैक्ट, फिर उन एंट्रीज को डिस्कस किया जा सकता है। एहतियातन मैंने एंट्रीज फिर भी आपको दे दूंगा मैं। पॉइंट नंबर 5 में कहा हुआ है कि ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अच्छा, अब हमारे पास कोई पर यूनिट रेट तो है नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, ये तो पता है ना, ये क्या है 10.43। शुरू में बचपन में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी बताई थी, वो तो हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में एक ब्रैकेट के अंदर निकाल लेते थे। मैंने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में ये बात आपको तब भी बताई थी कि जब शुरू में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सीखी थी तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वैसे सीखी थी, तो उसकी बजाय हम डायरेक्टली एक फार्मूले से भी निकाल लेते थे। मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट पढ़ाई थी कभी? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में तब की थी मैंने ये बात कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सिखाई थी, वो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर करके सिखाई थी, लेकिन हम उसी में एक दूसरे तरीके से भी पहुंच सकते हैं। मैंने ये बात की थी, इधर करके कहीं की थी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, एक टोटल अमाउंट आएगी, उसको डिवाइड कर दें यूनिट्स प्रोड्यूस से तो पर यूनिट आ जाएगी। तो अगर हम पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो भी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ये नोट करते हैं बातें, तो मैंने एब्जॉर्प्शन मार्जिन वाले चैप्टर में बोली हुई है ये बात, तो इसमें तो हमारे पास है ही नहीं ना कोई पर यूनिट, तो चलो वो लंबा वाला रास्ता तो है कि नहीं है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है एक्चुअल? ये एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी? ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एक्चुअल 165 इंटू 27 360। ये सवाल आपने करना है दोबारा, इसको 1-2 दफा करेंगे आप दोबारा। अब वो आपका फैसला है कि इसी अटेम्प्ट में करना है कि अगली अटेम्प्ट में करना है, लेकिन ये करना है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाल रहा हूं, एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, यही होती है ना डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो इनको मल्टीप्लाई करें। जी 4.51 एक्चुअल वेरिएबल एफओएच ये है, ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स है 2288 इंटू 4. ये क्या निकाल रहे हैं हम, क्या कर रहा हूं मैं? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, 12,000 बनाए, 11,000 बेचे और 1,000 गरीबों में बांट दिया। किधर है 1,000? क्लोजिंग है। पॉइंट नंबर 5 दूसरा सेंटेंस, एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री में बी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये मरने वाले हो गए सारे। 1,000 यूनिट्स कहाँ है? 1,000 यूनिट्स 12,000 बनाए हैं, ओपनिंग नहीं थे, 12,000 यूनिट्स बनाए, 11,000 बेचे, तो 1,000 क्लोजिंग फिनिश गुड्स, उसको यहां लिखना है तभी कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी। तो वो तो हो गए 12,000 यूनिट्स, लेकिन एक कितने रुपए का है?
1000 यूनिट, सॉरी। तो उसके लिए लास्ट, बिल्कुल सबसे लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ रिक्वायरमेंट से ऊपर, एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंटरी में बी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इन 1000 यूनिट्स पे कौन सा रेट लगाना है? 17। 1 पॉइंट ओपनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग 11 पॉइंट क्या है ये कंट्रीब्यूशन है। प्रॉफिट निकालना है, क्या माइनस कर दें? एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं? नासिर अब्बास पहचानते हैं? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ये हैं। $3.84, 8 ये एक्चुअल प्रॉफिट। बस ये सवाल था। अब आपने यही सवाल दोबारा सॉल्व करना है, लेकिन देख देख के बच्चों की तरह कॉपी में नहीं लिखना, इसको खुद सॉल्व करना है। बजटेड प्रॉफिट, ये सारे वेरिएंसेस लिखेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा इंशाल्लाह। है पार्ट बी में क्या करना है? रिकंसिलिएशन यहां से शुरू होगा, फिर सारे वेरिएंसेस लिखेंगे, उन सब का प्लस माइनस करके जो है आंसर आएगा, तो वो पार्ट बी हो गया होगा। यही सवाल होमवर्क है आपका जी। बस आखिरी एक सवाल सुनते जाएं। वो स्टूडेंट ने पूछा है कि ये जो 0.5 की लास्ट लाइन है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो ये मटेरियल में हमने क्यों ऐसा नहीं किया था? ये फिनिश गुड्स की बात लिखी हुई है। कैसे पता फिनिश गुड्स की बात लिखी है? पहले सेंटेंस से आइडिया हो रहा है। दूसरा, इन्वेंट्री में भी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, तो फिनिश गुड्स हैं जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। रॉ मटेरियल वाला वो 0.1 लिखा हुआ था कि रॉ मटेरियल FIFO पे वैल्यू होता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।